Hello everyone, once again Vidya's Career Institute welcomes you all. I hope you all are doing very well. तो हम जैसे कि आप सभी जानते हैं जो नए हैं उन्हें बता देता हूँ कि जो हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर पुराने वीडियोस, पुराने लेक्चर्स, पुराने लेसन्स के चैप्टर्स के अगर आप नहीं देख पाए हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर गो थ्रू कर लें। हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेरेडिटी, है ना। हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो हेरेडिटी रहेगा। हेरेडिटी में हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर के नाम से ही कि व्हाट इज हेरेडिटी। हेरेडिटी हम बोलते किसको हैं? एक्चुअल में हेरेडिटी हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। हम यूँ कह सकते हैं इसको कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स जनरली हमारे जीन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? हेरेडिटी। मतलब एक कह सकते हैं कि वेक्टर वहां पर है, जो वेक्टर क्या कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को लेकर जा रहा है। कल वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि हम बात करते हैं कि इंसानों के यहाँ इंसान पैदा हो रहे हैं, हाथी के यहाँ हाथी पैदा हुआ, कुत्ते के यहाँ कुत्ता पैदा हुआ। तो कहने का पॉइंट केवल इतना ही है कि सेम कैरेक्टर्स को मेंटेन किया जा रहा है। और कैरेक्टर्स भी कौन से जो उनके कॉमन फीचर्स हैं उनको, है ना, वेरिएशन भी आता है प्लस कैरेक्टर। वेरिएशन हम बोल रहे हैं कि जितने भी इन्वायरमेंटल बेसिस पर जो चेंजेस आ रहे हैं ताकि एक बेस्ट एडॉप्शंस निकल कर आए, तो वहां पर जनरली वो चेंजेस भी देखने को मिलते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएशंस भी पॉसिबल है, क्रॉस अगर हो रहा है तो। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर केवल सिंगल पेरेंट्स ही क्या होते हैं, जनरली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहां जहां पर हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, गैमिट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमिट अलग होता है, फीमेल गैमिट अलग होता है, दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन रहा है, तो वेरिएशन वहां पर निकल कर आते हैं, वेरिएशन वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हेरेडिटी बड़ा सिंपल सा है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, अब पेरेंटल से मतलब यहाँ पर हो सकता है उनके फोर फादर हों, उनके दादा दादी हों, उनके माता पिता हों। तो जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशंस जो आने वाली है, ऑफ स्प्रिंग बोल रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। ऑफ स्प्रिंग का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो नेक्स्ट जनरेशन तक के कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं जनरली क्या, ऑफिस में। तो ये हमारे लिए हेरिडिटी हो गया कि पेरेंटल कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो व्हाट इज वेरिएशन? अभी मैंने आपको वेरिएशन पर बात बताई कि डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। मतलब स्पेसीज सेम, आप देखें कि एक ही पेरेंट है, आपके यहाँ पर अगर दो भाई हैं, एक बहन है, या और जो भी हम कह सकते हैं कि आप किसी पेरेंट्स के एक या दो चिल्ड्रन हमें देखने को मिल रहे हैं, दो चिल्ड्रन हैं या तीन चिल्ड्रन, तो उसमें हो क्या रहा है कि सभी एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एक ही पेरेंट्स के, लेकिन सभी दिखाई अलग अलग दे रहे हैं। तो वो दिखाई देना क्या है, एक्चुअल में वेरिएशन का रिजल्ट है कि सभी एक जैसा तो दिखाई दे नहीं देंगे, दिखाई केवल जब ही दे सकते हैं जब क्लोनिंग की बात करते हैं हम लोग। तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर बात कर रहे हैं, उनके ट्रेड्स में बात कर रहे हैं। ट्रेड्स हम बोल सकते हैं हाइट को लेकर हो सकता है। ठीक है, हाइट मतलब क्या, जैसे एक टॉल हाइट हो सकता है, एक हमारे लिए ड्वार्फ में जा सकता है। ड्वार्फ मतलब स्मॉल हाइट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो अब एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं और दोनों में हम कह सकते हैं हाइट का वेरिएशन आता है कि एक की हाइट लंबी है, एक की हाइट थोड़ी छोटी हो गई। तो ये वेरिएशन जा रहा है। तो डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स या ट्रेड्स की अगर बात कर दी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सेम स्पेसिस में, वही हमारे लिए क्या है, वेरिएशन है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाई वेरिएशन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारे कल वाले चैप्टर में भी था जहां पर हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पर बात कर रहे थे। तो ये हमारे लिए वेरिएशन क्या कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स को एक चेंजिंग इन्वायरमेंट बेसिस पर एडॉप्ट करवा रहा है ताकि उनके सर्वाइवल चांसेस क्या हो सके, बढ़ सकें। और दूसरा ये कि इससे आगे आने वाले समय में धीरे 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 हमें एक नया इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, नई उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। इवोल्यूशन तत्काल नहीं होता है कि आज हुआ और कल हमें इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 कई
वर्षों के बाद में जनरली इवोल्यूशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने अपने आप को, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि इन्वायरमेंट के प्रति जिसने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया वो सर्वाइव करेगा, जिसने अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट वेरिएशंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तो ये एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई सा ट्रेट है, इफ ट्रेट ए एग्जिस्ट 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। अब आप देखो कि ऐसी स्पीसीज लेना चाह रहे हैं जहां पर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल अपनों ने पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली द सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, जहां पर कोई गेमिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, केवल सिंगल पेरेंट क्यों लेकर यहाँ पर चलते हैं कि सिंगल पेरेंट्स के बेसिस पर जनरली क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। तो यहाँ सिंगल पेरेंट्स वाले रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बोल दिया कि ए ट्रेड बी एग्जिस्ट इन द 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन में ट्रेड बी है जो सेम पॉपुलेशन मतलब एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कौन से के चांसेस ज्यादा होंगे, तो अब आपको समझ में आना चाहिए। 60% है, दोनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बी वाले हमारे लिए ज्यादा होंगे। बी इज लाइकली टू स्प्रेड मोर क्विकली, क्यों? क्योंकि asexual reproduction traits are directly inherited from parent to the offspring without variation। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज समझाया था कि asexual reproduction के बेसिस पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। सेम कैरेक्टर, आइडेंटिकल कैरेक्टर बोला जाता है कि आइडेंटिकल कैरेक्टर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो वेरिएशन नहीं आ पा रहा है, वेरिएशन नहीं आ पा रहा है, मतलब जो हमारे पास में परसेंट ज्यादा है वही हमारे लिए ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनका परसेंट कम है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाउ डज ए क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन द स्पेसिस प्रमोट द सर्वाइवल। अभी इसको समझें कि वेरिएशन किस तरीके से हेल्प कर रहा है। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वेरिएशन हेल्प्स द सम इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव बेटर इन चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है तो उसे ज्यादा इंडिविजुअल्स को क्या कर रहा है, ज्यादा सर्वाइवल कंडीशन देने के लिए कैपेबल बना रहा है वो वेरिएशन उसको। वो किस है, तो इंश्योर द सर्वाइविंग सर्वाइवल स्पेसिस। अब जब कंडीशन प्रॉपरली उसको एडॉप्ट करवा रहा है मतलब सर्वाइवल चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि बैक्टीरिया में विथस्टैंड द हीट एंटीबायोटिक ड्यू टू द वेरिएशन। कोई बैक्टीरिया अपने आप में वेरिएशन लाकर क्या कर सकता है, विथस्टैंड हीट, मतलब हीट रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है अपने अंदर। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, तो मैं आपको कितनी बार, अभी 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पास में, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस में मैं आपको 4 से 5 बार तो बोल चुका हूं कि हमने कल ऐसा पढ़ा था उस चैप्टर में। तो इसलिए मैं यही बोलता हूं कि हम हमारे पूरे वीडियोस को जरूर देखें। दूसरा है कि हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़े हैं, जो हमारे वीडियोस पहले आए हैं, उनको भी आप जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो, है ना। क्रिस्टल क्लियर होगा तो ही हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी निकल कर आएगी, आउटपुट अच्छा मिलेगा हमारे लिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या है कि अगर माइंड भटका हुआ है, यहाँ भी गए वहां भी गए, ऐसा भी कर लिया, तो फिर कोई मजा नहीं आना है। तो आप यहाँ समझ लें कि बैक्टीरिया, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था मॉस्किटो का, कि पहले मॉस्किटो जनरली डीडीटी पाउडर से मर जाया करते थे, लेकिन अब डीडीटी उन पर छिड़क रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उनके पास में रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन धीरे 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 उनकी स्पेसिस ने क्या किया, अपने अंदर धीरे 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 क्या कर लिया, रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। मतलब वेरिएशन आते गया उनमें, वेरिएशन आते गया, तो एक वेरिएशन आने के बाद में उन्होंने डीडीटी के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। आप डीडीटी छिड़क रहे हैं, उनको असर ही नहीं हो रहा है। तो यही चीज हम समझ सकते हैं कि वेरिएशन स्पीसीज के चांसेस इंक्रीज कर देता है सर्वाइवल के लिए। और साइंस का लॉ यही बोलता है कि जिसने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लिया, वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको डायनासोर का भी एग्जांपल दिया था कि उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं किया होगा तो वो आज जीवित भी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स इन द पी प्लांट्स पूछा गया है। पॉइंट्स हमें समझ में आना चाहिए क्या क्या है यहाँ पर, मेंडल ने क्या क्या चीजों को बताया था। एक्चुअल में इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ना। जनरली जो हमारी नीट और जेई वगैरह की जो एग्जाम होती है, तो नीट की जो एग्जाम होती है उसमें बायोलॉजी के सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे लिए मेंडल ही है, सर जॉन मेंडल्स बोलते हैं इनका पूरा नाम।
तो मेंडल्स ने क्या किया, परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को ऑन द पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। उसके भी कुछ रीजन थे कि पी प्लांट कम समय में उग सकता था, छोटे से एरिया में उगाया जा सकता था, ज्यादा एक ही समय में एक से ज्यादा सीड निकलते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास में चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे। फिर उन्होंने जो कैरेक्टर्स उठाए थे वो भी जनरली इस तरीके से उठाए थे कि जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फिनोटिपिकल रेशो निकाला जा सकता है, जीनोटिपिकल रेशो आराम से निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे रीजंस थे ऐसे जिसके बेसिस पर उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में दो तरह के क्रॉस दे रखे हैं उनके मेंडल के अकॉर्डिंग। तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनो मतलब नाम से क्लियर हो, सिंगल, ठीक है। डाई मतलब डबल। आप देखो पॉइंट में भी हम मोनो पहले पढ़ते हैं ना, नंबर 1 पर मोनो मतलब एक वाला हो गया, नंबर 2 पर डाई हाइब्रिड मतलब दो हो गए। तो जब हम बात करें कैरेक्टर को लेकर, जैसे हमने कोई सा कैरेक्टर ले लिया, क्या, हाइट। कौन सा कैरेक्टर ले लिया हमने, हाइट। तो हाइट दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से कैसे होगी, या तो हम बोलेंगे उसको लंबी हाइट वाला है, टॉल, और दूसरा हम बोलते हैं स्मॉल, जनरली हम यहां पर बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ड्वार्फ। तो एक बड़ी हाइट हो गई, एक छोटी हाइट हो गई, मतलब कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं हाइट पर ही, दूसरे कैरेक्टर पर बात नहीं कर रहे हैं। दो तरह के ट्रेड्स आ गए हमारे पास में, दो तरह के वेरिएशन आ गए, इनको एल जीन, है ना, अलग अलग टर्म्स आती है उनकी। तो हाइट हमारे लिए सेम कैरेक्टर है। हम बात कर रहे हैं कि भैया इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, तो छोटी और बड़ी बात की जा रही है एक ही कैरेक्टर पर, हाइट पर, ठीक है। लेकिन अगर बात जब ऐसी कर दी जाए कि दो चीजों पर बात कर लिया जाए, जैसे मैंने कह दिया कलर पर भी बात कर रहा हूं मैं, कलर पर भी बात कर रहा हूं, जैसे कि क्या हमारे लिए कलर हो गया, एक तो येलो और दूसरा हमने कलर ले लिया ग्रीन, ठीक है, दोनों कलर है, एक येलो एक ग्रीन, और दूसरा हाइट। अब देखो मैंने कितने कर दिए यहाँ पर टोटल, दो कैरेक्टर्स पर बात कर ली, कि हाइट भी बोल रहा हूँ, कलर भी बोल रहा हूँ, मतलब दो कैरेक्टर ले रहा हूँ, दो कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट कंडीशन में दो दो एल हमारे पास में देखने को मिलेंगे। दो दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे, एक लंबी हाइट एक छोटी हाइट, दूसरा एक येलो और एक ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स पर, दो कैरेक्टर्स मतलब वो डबल हाइब्रिड क्रॉस में चले जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर समझें कि मोनो हाइब्रिड में क्रॉसिंग टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट शो दैट F1 generations all tall and in F2 generations all dwarf, ratio 3:1, ठीक है। And crossing pea plant with the round yellow seed, wrinkled green seed gave the F2 generations phenotypical ratio 9:3:3:1। तो मेंडल कंक्लूडेड ट्रेड्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये हमारे लिए पूरा एक लॉ बता रखा है, इसको हम नीचे समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे हम लोग, उसको पूरा आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे तो समझ में आएगा। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्या होता है वो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब whenever we discuss only on the basis of the single characters, that means that it will be known as a monohybrid cross, और whenever we are going to discuss about the two characters, तो ये हमारे लिए क्या होगा, डाईहाइब्रिड। जब सिंगल कैरेक्टर पर बात करें वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जब दो कैरेक्टर्स पर बात कर रहे हैं तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हम नीचे रेशो कैसे निकाले, ये रेशो जो निकाले वो कैसे निकाले ये हम नीचे सीखेंगे। हमारे पास में एक क्वेश्चन आएगा, वहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये फिनोटिपिकल रेशो जो आए जनरेशन के, वो 3:1 और 9:3:3:1 कैसे आया, ठीक है, ये हम नीचे समझेंगे। तो यहाँ पर पैनिक मत करो, यहाँ पर बस इतना ही याद रखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोला और डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे बोला। सिंगल कैरेक्टर पर बात की जाए तो मोनोहाइब्रिड, अगर दो कैरेक्टर पर बात की जा रही है तो डाईहाइब्रिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इस वर्ड्स को समझना जरूरी है। डोमिनेंट मतलब हमने कह दिया जो प्रभावी है ना, और रेसेसिव हमने बोल दिया जो प्रभावी नहीं है। किन्हीं के यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें पेरेंट्स में, किन्हीं के यहाँ पर मम्मी डोमिनेंट होते हैं, पापा को बिठा देते हैं, नहीं ऐसा ही होगा। किसी के यहाँ पर पिताजी जो है डोमिनेंट होते हैं, पूरे परिवार में सब दरवाजे से अंदर आए मतलब पूरा परिवार शांत, है ना, सब चुपचाप कोने में बैठ गए। तो डोमिनेंट मतलब हमने बोल दिया जिस प्रभावी, जिसका राज चलना है। और रेसेसिव मतलब वो सारे जिनका राज नहीं चलना है, मौजूद तो हैं लेकिन रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा सकते, मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख से समझें कि डोमिनेंट मतलब क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर्स पर हम बोलते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेड्स वो हो गया, हम अभी बात करें ना कैरेक्टर्स में दो तरह की चीजें मैंने बोली, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो जिसमें से एक डोमिनेंट रहेगा और एक क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा।
तो डोमिनेंट पर बात करते हैं, तो ऐसा ट्रेड जो एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में अपने आप को, वो डोमिनेंट है। दूसरा F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, यानी फिलियल फर्स्ट, एक बोला जाता है फिलियल के लिए, फिलियल फर्स्ट यानी पहली जनरेशन में कभी भी शो ऑफ नहीं होता है। ये जो रेशो निकाले जाते हैं 3 रेशो, ये रेशो भी सेकेंड जनरेशन से निकाले जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन में नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा फर्स्ट जनरेशन में, तो इसलिए वहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस कर दे when the two contrast characters are crossed, जैसे टॉलनेस इन द पी प्लांट, ये डोमिनेंट था हमारे लिए, अभी मैंने आपको बताया डोमिनेंट हमारे लिए। रेसेसिव में बोल दिया कि ए ट्रेड डज नॉट एक्सप्रेस, F1 जनरेशन में जो ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो अपने आप को एक्सप्रेस कहां पर करेगा, F2 जनरेशन में, तो वो हमारे लिए किस में चले जाएगा, रेसेसिव में चले जाएगा। तो जो डोमिनेंट है, मतलब जो अपना शासन चला रहा, अपना रूल्स रेगुलेशन चला रहा, वो डोमिनेंट है, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट, एजॉर्टमेंट, ये सब अलग अलग 3 तरह के लॉ दिए थे उसने इनहेरिटेंस को लेकर। इनहेरिटेंस मतलब वही कि पेरेंटल कैरेक्टर्स किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, या कौन सा कैरेक्टर्स शो होगा, कौन सा कैरेक्टर नहीं शो होगा, ये सारी बातें पर उसने लॉ बनाए थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहला था, जो अभी अपने अभी पढ़ा कि डोमिनेंट किसको बोला था, कि आउट ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब क्या, जैसे हमने कह दिया एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, एक बड़ी हाइट है, एक छोटी हाइट है, ये 2 ट्रेड्स अलग अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है। इसमें एक्सप्रेस कौन कर रहा है, जो अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा है वही एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। तो ये उसने रूल्स बताया था कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कि दोनों ट्रेड्स अवेलेबल है, बट लेकिन शो ऑफ केवल वही होगा जो डोमिनेंस होगा, जो रेसेसिव है वो शो अपने आप को नहीं कर पाएगा। ऐसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो 2 एलेल्स ऑफ द ट्रेड सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं, तो ये दोनों अपने आप क्या होते हैं, सेपरेट होने का काम कर लेते हैं, तब जाकर ये गैमेट सिंगल गैमेट बनेगा, ये भी सिंगल गैमेट बनेगा, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट मतलब नाम से ही क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट, एजॉर्टमेंट नाम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है वो। इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड इज इंडिपेंडेंट टू अनदर, भी हमें ये शो होगा या ये शो होगा, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप को सिंगली शो करते हैं, यानी अपने आप के इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके साथ में अगर डोमिनेंट है तो फिर पहला लॉ अप्लाई हो जाएगा कि डोमिनेंट अगर है तो फिर डोमिनेंट होगा, रेसेसिव शो ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही रेसेसिव है तो शो होंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये अभी और चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम वहां पर एग्जाम्पल लेकर नीचे समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, उसके ट्रेड्स में इस बात को कैसे शो किया कि ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट, F1 generation had all the tall plants showing all the traits in dominant. In F2, both the tall and dwarf plants appeared in the ratio 3:1, showing the dwarf is recessive. तो उसने ये बताया था कि F1 जनरेशन में सारे ही हमारे लिए कैसे आ रहे थे, टॉल हाइट वाले आ रहे थे, मतलब डोमिनेंट है। लेकिन उन्हीं F1 जनरेशन को अगर हमने आगे जाकर क्रॉस करवाया तो हमें 3:1 मिला, यानी 3 टॉल मिल रहे हैं और एक रेसेसिव मिल रहा है। मतलब रेसेसिव हम नया नहीं लेकर आए थे, उन्हीं से लेकर आए, मतलब कहीं ना कहीं रेसेसिव भी मौजूद था लेकिन शो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब जो शो हो रहा था वो टॉल हाइट वाला हो रहा था, जो बड़ी हाइट थी वो शो हो रहा था, जो छोटी हाइट थी वो शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी हाइट जिसको बोला ड्वार्फ वो रेसेसिव है, और जो बड़ी हाइट जो शो हो रही थी F1 जनरेशन में वो हमारे लिए क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज हमें एग्जाम्पल के साथ में और अच्छे से क्लियर होगी, सारे क्वेश्चंस हमारे लिए एग्जाम्पल नीचे जो दे रखे हैं उनमें समझ में आ जाएंगे। हाउ डू द मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, उसने कैसे बताया कि जो ट्रेड्स है इंडिपेंडेंटली एजॉर्टमेंट वाला जो लॉ था उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द राउंड येलो, उसने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया था किसके बीच में करवाया था, राउंड और येलो। अब देखो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, एक तो सीड का शेप, दूसरा ये ले लिया कलर, 2 कैरेक्टर्स पर बात कर रहे हैं। राउंड मतलब सीड कैसा है, राउंड गोल है, दूसरा है कि उसका कलर कैसा है, येलो है। तो राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट थे, और रिंकल्ड और ग्रीन ये रेसेसिव थे। तो ये भी कलर और शेप पर बात कर रहे हैं, तो 2 कैरेक्टर्स पर बात कर रहे हैं, इसलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो उसने ये बात की थी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो F2 जनरेशन में 9 राउंड येलो वाले मिले, 3 राउंड ग्रीन वाले मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिले और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिले।
तो इसको ये शो किया कि दिस शोज दैट इनहेरिटेंस ऑफ द सीड शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीड कलर, कि सीड का शेप और कलर यानी दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से पूरे तरह से कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, उनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन बस बात कहां पर आ रही है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के सेम जो ट्रेड आ रहे हैं कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, वो एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। तो इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट आप कैरेक्टर कितने भी डाल दो, कैरेक्टर तो अपने आप से एक दूसरे कैरेक्टर से कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंटली रहेंगे, मतलब उनका एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ए प्योर ब्रीड tall plants is crossed with the pure breed of dwarf plant. What will be the result in F1 generation? एक प्योर ब्रीड है, उसमें सारे ही टॉल है, प्योर ब्रीड मतलब टॉल है, ठीक है, और एक दूसरी हमने बोल दिया ड्वार्फ है। तो एक डोमिनेंट रहेगा, टॉल कैसा है हमारे लिए, डोमिनेंट है, और ये कैसा है, ड्वार्फ कैसा है, तो हम बोल रहे हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ रेसेसिव में चले जाएगा। तो ये जो टॉल है F1 जनरेशन में तो सारे ही टॉल देखने को मिलेंगे, हम इस तरह से पेयर लेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में हमें क्या 3:1 देखने को मिलेगा। तो F1 जनरेशन में सारे ही टॉल मिलेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। और F2 जनरेशन में हमें 3:1 देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स किसको बोल रहे हैं। जीनोटाइप्स हमने बोला जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, कि जेनेटिकली वो किस तरीके से एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे हैं, वो जेनेटिकल रेशो आएगा। ऐसे ही अगर हमने बोल दिया फिनोटाइप्स किसको बोल रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन है ना, देखकर जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जैसे बड़ी हाइट छोटी हाइट देखकर पहचान ले रहे हैं, उसको कोई हमें जीन्स निकाल कर हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इंटरनल जाना नहीं पड़ रहा है, कलर देखकर पहचान ले रहे हैं कि ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर, देख के पहचान ले रहे हैं, सीड का शेप कैसा है, पोड शेप कैसा है, तो ये सारी चीजें देखकर जो पहचान ले वो हमारे लिए फिनोटाइप में आएंगे, ठीक है। और जीनोटाइप्स में जिसमें हम जेनेटिक बेसिस पर बात करें वो जेनेटिकल रेशो में आएंगे। ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 10th में बहुत बार आया क्या, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। सेक्स डिटर्मिनेशन जनरली सेक्स को डिसाइड कर रहे हैं, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप हुआ तो फ्यूजन हुआ था मेल और फीमेल गेमिट का, तो उस फ्यूजन के दौरान हमारे लिए कौन से क्रोमोसोम के सेट्स बने थे, उस सेट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि जनरली चाइल्ड मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ स्प्रिंग इन नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा आने वाला है उस बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाना एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, या कहते फ्यूजन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, तो उसे बोल रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, वेदर द जो कमिंग वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन द ह्यूमन बींग्स टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हैं। तो जो 23 में से 23rd नंबर वाला जो क्रोमोजोम पेयर है ना, आप ध्यान से समझो, 1 से लेकर 22 पेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 23rd नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर की, कि 23rd नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर पर एक मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं। मेल के लिए बात करते हैं तो 23rd पर जो क्रोमोसोम होंगे वो एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, और फीमेल के लिए अगर बात करते हैं तो 23rd पर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अवेलेबल रहेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो आप देखें यहां से जो हमें गेमिट मिलेगा वो एक्स और दूसरा वाई गेमिट मिलेगा, यहां से जो गेमिट मिलेंगे वो हमें दोनों ही एक जैसे गेमिट मिलेंगे, दोनों ही एक्स एक्स वाले रहेंगे। जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो क्या होगा, क्रॉस से यहां से एक्स और मेल से एक्स दोनों मिलकर एक्स एक्स निकल कर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर वापस से मेल से एक्स, फीमेल से वापस फीमेल, तो दोनों ही गेमिट हमें कैसे दे रही है, एक्स एक्स वाले दे रही है। मेल वेरिएशन वाला दे रहा है, एक वाई दे रहा है, तो वाई के साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये एक्स वाई हुआ। फिर अगेन दूसरे गेमेट से अगर कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो एक्स वाई होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में 50% देखो दोनों ही एक्स एक्स आ रहे हैं, मतलब ये सारी 50% हमारी क्या होगी, गर्ल्स हो गई, मतलब फीमेल हो गई 50% हमारे लिए, और बचे हुए 50% हमारे लिए कौन हो गए, 50% हमारे लिए बॉयज हो गए, मतलब हम बोल रहे हैं मेल आ गए, ठीक है। तो बॉयज में क्या होना जरूरी है, एक एक्स दूसरा वाई होना जरूरी है, और फीमेल में दोनों ही क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं।
तो अभी समझ में ये आता है, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है, समझ में से मतलब ये कि फीमेल का यहाँ पर एक क्वेश्चंस ये भी बनता है, 12th क्लास में भी जनरली ये क्वेश्चंस आता है, क्या फीमेल को ब्लेम करना उचित है क्या? फीमेल के कारण जनरली या तो बॉय हो रहा है या गर्ल हो रही है, तो उसमें ब्लेम किया जाता था, है ना? जो गवर्नमेंट ने अभी कितने ही प्रोजेक्ट चला रखे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है ना? इस तरीके से। तो कितने ही प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि पहले के समय में जनरली डॉक्टर एंड लैब्स पॉलिसी भी उसका कुछ हद तक की ज़िम्मेदार थी कि जब आपके यहाँ खुद का उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो आपका पूरा साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में चले जाएगा। तो ये हम कहते थे कि भई जनरली जो पहले के जो समय के लोग थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हों, बजाय लड़कियों के। तो फीमेल को ब्लेम किया जाता था कि ये जो है लड़की इस महिला के कारण या उसकी पत्नी के कारण लड़की पैदा हुई। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में फीमेल का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। फीमेल से तो हमें दोनों ही गैमेट्स एक्स वाले मिल रहे हैं। वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? मेल से आ रहा है कि मेल एक एक्स और दूसरा वाई दे रहा है। अगर वाई गेमेट फीमेल के एक्स गेमेट के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर वो मेल डेवलप होगा। यानी जो बच्चे का जन्म होगा वो मेल होगा। तो वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? मेल से आ रहा है। मतलब पहले जो ऐसा हुआ करता था, अगर मैं आपको थोड़ा-सा मज़ाक में समझाने की अगर कोशिश करूँ, कि पहले क्या होता था कि राजा शादियाँ करते थे, 3, 4, 5 शादियाँ कर लेते थे और क्या कहते थे कि बोले एक से लड़का नहीं पैदा हुआ है, तो दूसरे से शादी कर ली, तीसरे से शादी करी, चौथी महिला ले आए। तो एक्चुअल में साइंस के बेसिस पर अगर हम देखें, तो फिर हमें वहाँ पर राजा को नहीं बल्कि रानियों को चाहिए कि नए राजा से शादी करें ताकि क्या हो कि लड़के की प्राप्ति हो। तो पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि फीमेल का रोल नहीं है यहाँ पर, तो मेल का है, क्योंकि वहाँ पर जनरली मेल ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा वाई गैमेट को देने के लिए, ठीक है? हालाँकि ये सब नेचुरली होता है, कोई आइडेंटिफ़ाई करके नहीं पहुँचाता है ना? तो ये तो सब कुदरत का खेल है कि क्या कौन-सा गैमेट कब फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पर हालाँकि देखा जाए तो फीमेल का कोई रोल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना, तो सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। इफ स्पर्म्स कैरीज द एग्स फर्टिलाइज्ड एग एक्स एंड चाइल्ड विद द फीमेल, तो ये हमारे लिए डबल एक्स बनेगा, मतलब फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी। अगर स्पर्म हमारे लिए वाई फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो वहाँ पर जनरली मेल गैमेट बन रहा है, मतलब मेल डेवलप होगा वहाँ पर, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेड्स जो हैं वो कैसे एक्सप्रेस होंगे? तो ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द जीन्स थ्रू द प्रोटीन्स दे कोड फॉर। ट्रेड्स जनरली एक्सप्रेस होते हैं अपने जीन्स के थ्रू। जीन्स है ना, जीन्स के द्वारा जनरली वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, किसके थ्रू? तो थ्रू द प्रोटीन कोड, उनमें जो प्रोटीन कोड होता है उसके लिए। जैसे एग्जांपल, जीन फॉर द टॉलनेस इन पी प्लांट प्रोड्यूस द मोर ग्रोथ हार्मोन। अब जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन डेवलप करेगा उतना ज्यादा टॉल हाइट वाला रहेगा, वो लंबी हाइट बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, ये लीडिंग टू द टॉल प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे व्हाई आर द वेरिएशन मोर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म देन द एसेक्सुअल। अभी आपको मैंने यहाँ पर समझाया था ऊपर कि एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट है, मतलब वहां पर हम बोलते हैं जनरली वो कैसे हैं, आइडेंटिकल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे, वेरिएशन लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिट्स बन रहे हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स के गेमिट्स फ्यूज होंगे, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, इसलिए वेरिएशन ज्यादा होंगे। और एसेक्सुअल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि गेमेट बन रहे हैं। ठीक है, तो गेमेट बनने वाला रोल ही नहीं है वहां पर, तो सिंगल ही पेरेंट्स है, तो वहां पर आइडेंटिकल होंगे। तो ऑफ स्प्रिंग कैसे रहेंगे? क्लोन ऑफ पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही बच्चे होंगे हूबहू। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाई द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। देखो अभी मैंने आपको ऊपर ये चीज समझाई थी कि महिला को दोष दिया जाता था, जबकि मदर के द्वारा तो दोनों ही सेम एक सेक्स मिल रहे हैं। वेरिएशन किसके कारण आ रहा है? फादर के कारण आ रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फादर प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स क्रोमोसोम, जिसको अपन बोल सकते हैं एक्स और वाई, दो तरह के क्रोमोसोम्स डेवलप कर रहा है। जो मदर है वो हमारे लिए सेम एक्स एक्स, दोनों ही उसके पास में जो गेमिट होंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो डिसाइड जनरली फीमेल नहीं करेगी, फीमेल के पास तो दोनों सेम है। मेल डिसाइड करेगा कि वाई अगर गया और इधर से एक्स आया, तब जाकर इनके फ्यूजन से मेल डेवलप होगा। तो वेरिएशन कौन कर रहा है? वाई, वाई कर रहा है। वाई किसमें है? तो बोले फादर में। तो फादर रिस्पॉन्सिबल है जनरली वेरिएशंस के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए, कि भाई बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, जो मैंने आपको बताया था 3:1 हमने कैसे निकाला, ठीक है। तो 3:1 निकालने के लिए रीजन है कि आप यहाँ पर समझें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब नाम से क्लियर है कि हम सिंगल कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास में जो कैरेक्टर है वो हमने लिया कौन सा, हाइट वाला। कौन सा कैरेक्टर लिया हमने, हाइट का। अब हाइट में हमने दो ट्रेड्स लिए जो कि कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स बोलते हैं, अपोजिट। एक हमने बोला टॉल और दूसरा हमने बोला क्या, ड्वार्फ, ठीक है। टॉल हमारे लिए डोमिनेंट है, टॉल क्या है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ हमारे लिए क्या है, रेसेसिव है। डोमिनेंट मतलब इसका राज चलेगा, रेसेसिव है मतलब इसका राज नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको लिखने का तरीका भी मैं आपको समझाऊं कि टॉल है, स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है, टी से, तो हमने टॉल के लिए कैपिटल लिया टी, और इसका ही स्मॉल रेसेसिव के लिए लेंगे स्मॉल टी। आप यूं नहीं करना, बोले कैपिटल टी, ये टॉल के लिए टी से शुरू हो रहा है तो ड्वार्फ के लिए सर अपन डी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ड्वार्फ के लिए हमें ये गलत हो जाएगा। हम क्या चीज लेंगे, केवल जो कैपिटल डोमिनेंट का है उसका ही डोमिनेंट का स्मॉल लेटर लेंगे, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए डी गलत है। हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं डोमिनेंट का, तो इसी का स्मॉल लेंगे ड्वार्फ के लिए, मतलब इसी का स्मॉल लेंगे हम लोग रेसेसिव के लिए, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई सी हाइट हमने मान लिया, सपोज कलर के लिए ले लिया, तो येलो ले लिया और ग्रीन ले लिया। अब बोल रहे हैं येलो डोमिनेंट है, तो येलो के लिए कैपिटल लेंगे, तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लेंगे। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करना बोले ग्रीन के लिए जी लिख दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डोमिनेंट जो है उसका कैपिटल और डोमिनेंट का ही स्मॉल। तो ये कैपिटल हमें शो करेगा डोमिनेंट और इसका स्मॉल शो करेगा रेसेसिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो अभी देखो, टॉल के लिए हमने कैपिटल टी लिया, ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया, स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास में हमेशा जो पेयर होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे लिए पेयर फॉर्म में होते हैं, मतलब हम बोलते हैं उनको जनरली डाइप्लॉइड कंडीशन में। हैप्लॉइड कंडीशन मतलब सिंगल एन होता है, डाइप्लॉइड कंडीशन में ये हमारे लिए होते हैं, ठीक है। डाइप्लॉइड कंडीशन होती है इनकी, ठीक है। तो डाइप्लॉइड कंडीशंस में हमने लिया तो दो कैपिटल टी ले लिए और इधर दो स्मॉल टी ले लिए, ठीक है। अब जब यहां से हमें गेमिट मिलेंगे तो कितने गेमिट मिलेंगे, दो गेमिट मिलेंगे। इधर से कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। यहां से भी हमें दो गेमिट मिलेंगे, कौन कौन से, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दोनों ही रेसेसिव मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनके बीच में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस करवाया तो आप देखो, ये गेमिट इस गेमिट के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी जो डोमिनेंट है उसको पहले लिखना है, जो रेसेसिव है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। फिर वापस ये टी दूसरे गेमेट के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा, जो डोमिनेंट है उसको पहले लिखो, जो इस रेसेसिव है उसको बाद में लिखो, ठीक है। अब इस गेमेट का दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब इधर सेकंड गेमेट लेते हैं कि यहां से जो कैपिटल टी आया इसको हमने लिया इस टी के साथ में, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसका लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लेंगे इस टी के साथ में, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि जितने भी हमारे पास में जो कैरेक्टर्स लेकर आए हैं हम लोग, F1 ये बोल रहे हैं फिलियल फर्स्ट, क्या बोल रहे हैं, फिलियल फर्स्ट, फर्स्ट जनरेशन। तो आप देखें फर्स्ट जनरेशन में हमें चार ऑफ स्प्रिंग ऑप्टेंड हुए, चार प्रोजेनी हमें नेक्स्ट जनरेशन में चार बच्चे मिले। चारों की हाइट कैसी है, टॉल है। चारों की हाइट कैसी है, टॉल है। टॉल क्यों बोल रहे हैं उसका कारण है, देखो सभी में एक एक कैपिटल टी है, यानी एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो शो ऑफ वही होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया। तो उसका कहना यही था कि अगर दो ट्रेड्स हैं और दो ट्रेड्स में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो शो ऑफ डोमिनेंट ही होगा, रिसेसिव शो नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर कि डोमिनेंट जो था वही शो हो रहा है यहाँ पर। तो चाहे रिसेसिव मौजूद मौजूद सभी में है देखो, लेकिन शो ऑफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट वहां पर अवेलेबल है। तो सारे जो चार बच्चे थे, चारों ही बच्चे हमें लंबी हाइट वाले मिले, ठीक है। लेकिन अब हमेशा इसमें यहाँ पर चेक नहीं किया जाता ना, रेशो हम कहाँ चेक करते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा सेकंड जनरेशन में, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सारे डोमिनेंट अपीयर होते हैं। रेशो हमेशा कहाँ से लिया जाता है, फिलियल सेकंड से ना, सेकंड जनरेशन से।
तो सेकंड जनरेशन में हम क्या करेंगे कि जो बेबीज यहां से ऑब्टेंड हुए उनमें से हम एक मेल और एक फीमेल उठा लें। सपोज हमने यहां से कॉम्बिनेशन लेकर क्या कर दिया, वेरिएशन ले लिया। मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसी तरह का एक और ले लेता हूं। एक को कह देता हूं मेल है और एक फीमेल है। अब यहां से दो तरह के गेमेट कौन से मिलेंगे, एक कैपिटल टी वाला मिलेगा, एक स्मॉल टी वाला मिलेगा। यहां से दो गेमेट कौन से मिलेंगे, एक कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा, मतलब एक डोमिनेंट एक रेसेसिव मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनके गेमेट्स को हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो क्रॉस करवा रहे हैं, चलो ये कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी बना हमारे लिए। फिर इसको वापस से हमने सेकेंड गेमेट से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर सेकंड वाला गेमेट इधर से और इधर का फर्स्ट गेमेट लिया, तो देखो जो कैपिटल है उसको पहले लिखना है और रेसेसिव बाद में लिखना है, ये तरीका याद रखना है। ठीक है, फिर वापस से हमने इधर से और इधर वाले का कॉम्बिनेशन लिया तो दोनों ही स्मॉल टी ऑब्टेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर समझो कि हुआ क्या, हुआ ये कि एक प्योर फॉर्म में कैपिटल टी वाला चाइल्ड देखने को मिला, मतलब प्योर निकल कर आया हमारे लिए। ठीक है, दूसरा एक प्योर रेसेसिव निकल कर आया स्मॉल टी, तो यहां पर ये भी हमारे लिए प्योर निकल कर आया। ये प्योर टॉल हाइट वाला है और ये प्योर हमारे लिए ड्वार्फ वाला है। ठीक है, और बीच में दो देखो कैसे निकल कर आए हमारे लिए, मिक्स्ड ट्रेड्स वाले आए। हालांकि देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो देखा जाए तो ये दोनों ही हमारे लिए टॉल हैं लेकिन प्योर नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्यों बोल रहा हूं। अब आपसे ये पूछा जाए कि फिनोटिपिकल रेशो क्या है इसमें, तो फिनोटिपिकल में मैंने अभी बताया था कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं केवल जो कैरेक्टर्स देखकर पहचाने जाए। फिनोटाइप्स में क्या देख रहे हैं हम लोग, जो कैरेक्टर्स देख के पहचान ले। देखकर कैसे पहचानेंगे कि भैया लंबी हाइट है या छोटी हाइट है, उसके जेनेटिकल कैरेक्टर्स पर यानी उसके जीन्स पर हम नहीं जाकर बात करते हैं। तो देखने में टॉल हाइट वाले कितने हैं तो आप काउंट कर लो। देखो एक टॉल हाइट मैंने यहां लिखा और दो टॉल हाइट यहां पर लिखे हुए, ये दो हैं, 1 2, ये भी टॉल हैं और प्योर वाला ये भी टॉल है। तो टोटल टॉल हाइट वाले कितने हो गए, 3 हो गए। और छोटी हाइट वाले जो ड्वार्फ वाले वो कितने हो गए, 1 हो गए। तो आप देखो फिनोटाइप्स के ऐसे रेशो जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकल कर आ रहा है, 3:1 निकल कर आ रहा है। आया समझ में। लेकिन अगर इसका मैं ये कहता कि जीनोटिपिकल रेशो कितना है, जीनोटाइप्स का क्या है, तो जीनोटाइप्स में हम उसके ट्रेड्स पर बात करते हैं, उसके जीन्स पर जाकर बात करते हैं कि उसमें कितने। तो देखो प्योर वाले कितने हैं, जो कैपिटल टी वाले बोले 1 है। ठीक है, मिक्स वाले कितने हैं तो बोले 2 हैं। फिर प्योर छोटे वाले कितने हैं, छोटी हाइट वाले बोले 1 है। तो ये 1:2:1 ये हमारे लिए उसका क्या निकल कर आएगा, जीनोटिपिक रेशो निकल कर आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको। तो 3:1 हमारा फिनोटाइप्स का निकल कर आया और जीनोटाइप्स का क्या निकल कर आ गया हमारे लिए, 1:2:1 निकल कर आ गया। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे उस चीज को कैलकुलेट किया। फिनोटाइप्स रेशो कैसे आ रहे हैं, जीनोटाइप्स रेशो कैसे आ रहे हैं, लिखने का तरीका क्या है, किसको कैपिटल लिखना है, किसको स्मॉल लिखना है, ये सारी चीजें आपको करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि 3:1 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और जीनोटाइप्स में जीनोटिपिक रेशो में हम 1:2:1 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जो देखकर पहचान ले वो हमारे लिए फिनोटाइपिक रेशो है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर पर बात की थी तो मोनो हाइब्रिड है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम बात करते हैं डबल हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड की बात करें, मतलब दो कैरेक्टर्स पर बात करेंगे यहाँ पर। तो इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। इसमें किया क्या, आप इस चीज को समझे कि हमने लिया एक तो राउंड, आप इस चीज को समझे क्या क्या चीजें ले रखी हमने, राउंड शेप ले रखा है ना, शेप पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो कैरेक्टर लिया वो हमने क्या लिया, शेप का, शेप लिया हमने, जो कैरेक्टर्स लिया वो शेप लिया। सीड का, वो भी शेप किसका, सीड का शेप, कि एक सीड हमारा पूरी तरह से राउंड है मतलब गोल है, और दूसरा सीड जो हमने लिया वो लिया रिंकल्ड है। ठीक है, जो दूसरा लिया वो कैसा है, रिंकल्ड है। दूसरा हमने कलर ले लिया सीड का, क्या ले लिया, कलर ले लिया। तो सीड का कलर ले लिया, सीड के कलर में हम यूं कह सकते हैं, कौन कौन से कलर ले लिए, सीड के कलर में हमने ले लिया एक येलो,
और दूसरा ले लिया हमने ग्रीन। ठीक है, अब आप इस चीज को समझें कि ये हमारे लिए जो पहले वाले जो कॉलम में लिखी हुई चीजें हैं, राउंड और येलो, ये दोनों डोमिनेंट है, और इधर जो दोनों लिखे हुए हैं ये दोनों क्या है हमारे लिए रेसेसिव है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब दो कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं, एक शेप और दूसरा कलर, मतलब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में शामिल किया गया। अब देखें, राउंड के लिए हमने दो क्रॉस जो करवा रहे हैं वो कैसे करवा रहे हैं, हम ऐसे करवा रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, और इसके साथ में हमने रेसेसिव ले लिया है। अभी आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया है कि जो राउंड है उसका आर लेंगे कैपिटल, और रिंकल के लिए स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, येलो जो है उसके लिए डोमिनेंट लेंगे और इसका स्मॉल लेटर ग्रीन के लिए लेंगे, ये अभी मैं पहले समझा चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई लिए मतलब ग्रीन के लिए लिए हैं, कैपिटल आर लिया है मतलब मैंने राउंड के लिए लिया है जो डोमिनेंट है। ऐसे ही रेसेसिव के लिए अगर मैं बताऊंगा तो पहला तो ये हमारे लिए हो गया, दूसरा अगर इधर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से जो गेमिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक कैपिटल आर वाला मिलेगा, एक स्मॉल वाई वाला मिलेगा, ये एक गेमिट हुआ। ऐसे ही दूसरा गेमिट भी मिलेगा यहाँ से हमें। ऐसे यहाँ से जो गेमिट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक हमारे लिए स्मॉल आर वाला मिलेगा, दूसरा एक कैपिटल वाई वाला मिलेगा, और दूसरा भी गेमिट ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो दोनों के साथ में हमारे पास में जो F1 जनरेशन में जो ऑप्टेंड होंगे वो सारे कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे जनरेशन में ऐसे ही हमें ऑप्टेंड होंगे, मतलब सारे F1 जनरेशन में यही गेमिट्स होंगे। ठीक है, तो इसका हम कॉम्बिनेशंस लेकर हम क्या कर रहे हैं, जनरली दो अलग अलग क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब इस तरह के दो चाइल्ड ले लिए हमने, उनको पेरेंट्स बना दिया। जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस वाले हमने दो ले लिए, तो अब क्या होगा कि यहां से जो गेमिट्स निकलेंगे वो कैसे गेमिट्स निकलेंगे, हमारे लिए दो तरह के गेमिट्स निकलेंगे, एक आर वाई वाले, एक आर वाले। ठीक है, कैसे निकलेंगे इस चीज को समझें। आप ऐसा कर सकते हैं उसमें कि एक गेमिट हमने लिया, कौन सा, आर वाला, तो उधर से हमारे लिए आर वाई निकल कर आएगा। ऐसे ही एक क्या होगा, आर स्मॉल वाई के साथ में आएगा। ऐसे ही स्मॉल आर एक बार कैपिटल के साथ में आएगा, और ऐसे ही स्मॉल आर एक बार वाई के साथ आएगा। तो ये 4 टाइप्स ऑफ दी गेमिट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तब इसका हमें जनरली पुनेट चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आप चार्ट हमेशा इस तरीके से डिजाइन करें कि उसमें क्या हो कि एक तरफ मेल फीमेल के गेमिट्स आ जाएं और एक तरफ दूसरी चीजें आ जाए। मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ कि आप देखें कि ये एक तरफ फीमेल मान लेते हैं हम, नीचे सारे गेमिट्स फीमेल ने दिए, और इधर वाले गेमिट सारे हम मेल के मान लेते हैं, तो दोनों के गेमिट एक जैसे ही रहेंगे। मैं लिख देता हूँ आर वाई स्मॉल में, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरा लिख देता हूँ मैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमने कॉलम बना लेना है, ऐसे ये सारे कॉलम बन जाएंगे। ऐसे ही इधर भी हम बॉक्स बना दें, ये सारे हमने बॉक्स बना दिए, सारे गेमिट्स हमारे लिए ऑप्टेंड हो जाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अलग से कि देखें, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा, इस पे यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आएंगे, मतलब देखो राउंड राउंड दोनों तरफ से कैपिटल आर आ रहे हैं, दोनों ही तरफ से कैपिटल वाई आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो देखो, फीमेल से और मेल से दोनों तरफ से कैपिटल आ रहा है, लेकिन एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आया। इधर से देखें, कैपिटल आर तो स्मॉल आर, और दोनों ही वाई कैसा है, कैपिटल आए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई ऑप्टेंड हुआ। ठीक है, ऐसे यहां पर देखें कि एक कैपिटल है इधर से, तो इधर से भी कैपिटल निकल कर आ रहा है, और एक वाई आ रहा है और एक स्मॉल वाई वाला आ रहा है। लिखने का तरीका बड़ा क्लियर रखना, स्मॉल वाई कैसे लिख रहे हैं, कैसे कैपिटल लिख रहे हैं ना, क्लियर दिखना चाहिए आपको। ऐसे ही दोनों ही आर कैपिटल आ रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों ही वाई स्मॉल आ रहे हैं दोनों तरफ से।
ठीक है। इधर कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल आर आया, ऐसे कैपिटल वाई आया, स्मॉल वाई आया। इधर यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और दोनों ही तरफ से वाई कैसा है, स्मॉल। बनाते आ गया होगा अभी तक तो, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, और दोनों ही तरफ से कैपिटल वाई आ रहा है। इधर क्या आया, आर कैपिटल, इधर से आर स्मॉल आया, एक कैपिटल वाई आया, एक स्मॉल वाई आया। दोनों ही आर यहाँ पर स्मॉल आ रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों वाई हमारे लिए कैपिटल आ रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, दोनों ही आर स्मॉल आ रहे हैं, और एक वाई कैपिटल आ रहा है, एक वाई स्मॉल आ रहा है। यहां पर अगर बात करें तो एक आर कैपिटल आया और दूसरा आर स्मॉल आया, वाई कैपिटल आया और वाई स्मॉल आया। ठीक है, यहां पर एक आर कैपिटल आ रहा है, एक आर स्मॉल आ रहा है, और वाई दोनों ही हमारे लिए स्मॉल है। यहां पर देखें तो आर दोनों ही स्मॉल हैं, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है, और यहाँ पर दोनों ही आर स्मॉल हैं और दोनों ही वाई भी स्मॉल है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चार्ट बनाते आ गया होगा। अभी आप यहाँ पर समझें, इस चार्ट को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि एक कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला ले लिया, कैपिटल आर दो हैं और कैपिटल वाई भी दो है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, देखो आर हमारे लिए डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल, और कैपिटल वाई हमारे लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर को डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, राउंड हमारे लिए डोमिनेंट है और वाई भी येलो हमारे लिए डोमिनेंट है। तो आप ये समझना है कि हमें कोई सा एक भी चाहिए। जैसे यहां पर दोनों ही आर कैपिटल आ गए, मतलब ये तो फुल डोमिनेंट हो गया। अगर इसमें कोई सा एक स्मॉल भी होता, जैसे कि क्या, कोई सा कॉम्बिनेशन हम ये वाला ले लेते हैं कि आर कैपिटल, आर स्मॉल, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो आप देखो कि एक कैपिटल एक स्मॉल है आर, तो भी ये क्या शो करेगा, फिनोटाइप्स तो वही रहेंगे ना हमारे लिए, जो कि डोमिनेंट हो। एक भी, हमारा रूल क्या है कि एक भी, दो में से एक भी डोमिनेंट अगर है तो रेसेसिव शो नहीं होगा। यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो डोमिनेंट है वही शो होगा। ऐसे कलर में देखो, कलर में क्या हो रहा है कि एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल है, मतलब वाई कैपिटल आ रहा है येलो वाला, तो येलो शो होगा, ग्रीन शो नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन वहां स्मॉल वाला जो है रेसेसिव है। ठीक है, तो आप नाम कैसे लिखेंगे, देखो कैपिटल दोनों ही आ रहे हैं हमारे लिए, दोनों ही वाई दोनों ही, तो हम यहां पर नाम लिखेंगे कि एक राउंड वाला है, राउंड शेप और येलो कलर, राउंड शेप और येलो कलर वाला हमें निकालना है कि कितने आएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्या निकालेंगे, दूसरे आप निकालेंगे कि यहां पर से वेरिएशन वाले कौन से आ रहे हैं। देखो दूसरा वेरिएशन ये वाला आ रहा है हमें, स्मॉल आर, दोनों ही आर कैसे हैं, स्मॉल है, और y हमारे लिए कैपिटल है। ठीक है, y एक भी कैपिटल है तो डोमिनेंट होगा। तो दोनों ही स्मॉल आए, मतलब ये किसको शो करेंगे, रिंकल्ड को शो करेंगे। रेसेसिव है ना दोनों, रेसेसिव तभी शो होगा जब दो हो, डोमिनेंट शो जब एक भी होगा तो भी डोमिनेंट शो होगा। ठीक है, तो रेसेसिव के लिए दोनों ही हमारे लिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और कलर कैसा है इसका, येलो है। ठीक है, और नया कॉम्बिनेशंस क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, नए कॉम्बिनेशंस में देखें कि ये दिखाई दे रहा है कि कैपिटल आर दोनों हमारे लिए हैं, लेकिन इधर वाई हमारे लिए छोटे हैं। तो मतलब दोनों ही, ये तो डोमिनेंट, मतलब राउंड निकल कर आएंगे, राउंड हमने डोमिनेंट लिया है, और दोनों ही वाई स्मॉल है, मतलब ग्रीन कलर वाले रहेंगे ये। ठीक है, ये ग्रीन कलर देंगे। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है ये वाला, कि यहाँ पर दोनों ही आर छोटे हैं और वाई भी दोनों छोटे हैं, मतलब दोनों आर स्मॉल हैं, मतलब ये क्या देंगे, रिंकल्ड देंगे, और दोनों ही वाई स्मॉल हैं, मतलब ग्रीन कलर आएगा, क्योंकि स्मॉल मतलब हमने रेसेसिव को शो किया था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो आप देखें टोटल कितने आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें यूं देखें कि कितने निकल कर आए, राउंड येलो वाले काउंट करो, काउंट करना
बड़ा आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसको काउंट करते जाता हूँ। देखो, हम फिनोटाइप्स को काउंट कर रहे हैं, मतलब एक भी कैरेक्टर्स अगर हमारे पास में एक कैरेक्टर्स में एक भी डोमिनेंट हुआ तो वो टॉल होगा। तो देखो, यहाँ तो दोनों ही आर कैपिटल हैं, दोनों वाई कैपिटल, मतलब ये हमारे लिए कैसा हो गया, राउंड येलो, या राउंड येलो वाले निकालना है ना, काउंट करना, 1, यहाँ पर ये 2, 3, 4। आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, आर देखो एक कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, मतलब आर हमें कैपिटल राउंड दे रहा है और ये हमारे लिए कैपिटल वाई येलो दे रहा है, मतलब ये भी राउंड येलो में ही आएगा। ठीक है, एक भी डोमिनेंट अगर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, रिसेसिव शो नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको राउंड येलो वाले, तो काउंट कर रहे हैं कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर ये 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास में निकल कर आ गए कितने, 9। ठीक है, अब देखें, हमें चाहिए रिंकल्ड, मतलब दोनों आर स्मॉल चाहिए होंगे, और वाई तो हमारा एक भी कैपिटल हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि येलो चाहिए, मतलब एक भी डोमिनेट होगा तो चलेगा। दोनों आर स्मॉल चाहिए, ये देखना है आपको कि यहाँ पर डबल आर स्मॉल मिल जाए। देखो ये रहा हमारे लिए, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 3 हमें यहां पर मिल गए। अब हमें चाहिए राउंड और ग्रीन। ग्रीन के लिए अब दोनों ही वाई हमें स्मॉल चाहिए, आर तो एक भी कैपिटल होगा तो चलेगा, वाई स्मॉल चाहिए दोनों। तो देखो, एक हो गया हमारे लिए दोनों स्मॉल वाला 1, 2 और एक ये हो गया 3। तो ये भी 3 निकल कर आ गए। ठीक है, अब बचा क्या हमारे लिए, दोनों ही हमें स्मॉल चाहिए, वाई भी और आर भी, तो ये तो एक ही निकल कर आता है। तो आप देखो ये निकल कर आया 1। तो ये जो फिनोटाइप्स रेशो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 9:3:3:1। ये फिनोटाइप्स निकल कर आया डबल हाइब्रिड क्रॉस का, या यूं बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया और कैसे हमने बनाया इसको। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आ रही है हमारे लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ये रेशो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बता रखी कि 9:3:3:1 निकल कर आ रहा है हमारे लिए। ये फिनोटाइप्स हैं, उसके जीनोटाइप्स और भी ज्यादा निकल कर आएंगे, क्योंकि हम अगर उसके एक एक ट्रेड्स पर बात करें तो। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जनरली इतना हमारे लिए आना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब बोले पुनेट स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो वो ग्रिड जो अभी अपनों ने ऊपर बनाया था, जिसके बेसिस पर हम जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स को कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिडिक्शंस करते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप कैसा रहेगा। जेनेटिक मेकअप मतलब कैसा हो गया, जीनोटाइप्स को जिसको बोल रहे हैं, फिजिकल एक्सप्रेशंस कैसा होगा ऑफ स्प्रिंग का। तो ये जो चार्ट हमने जो स्क्वायर्स बनाए, हमने ऐसे कॉलम्स बनाए थे, तो उनमें सब में स्क्वायर ही बन रहे थे, यही हमारे लिए क्या पुनेट स्क्वायर कहला रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए टॉपिक का है कि हाउ डिड द मेंडल प्रूव दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये क्वेश्चन अभी हम यूं समझ में आना चाहिए कि थ्रू द हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, उसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था उसमें हमने देखा था कि राउंड येलो RRYY क्रॉस करवाया था किससे, हमने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ रिंकल्ड और ग्रीन से। तो F2 जनरेशन में हमने देखा था, तो कॉम्बिनेशन हमें राउंड ग्रीन के भी मिले, रिंकल्ड येलो के भी मिले, ऐसे सब अलग अलग मिले ना। तो इसका मतलब ये 9:3:3:1 में मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर हमारा राउंड के लिए या रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके कलर येलो और ग्रीन से कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा था। मतलब हमारा राउंड येलो कलर के साथ भी आया, हमारा राउंड ग्रीन कलर के साथ भी आया, ऐसे रिंकल हमारा येलो के भी साथ में आया, रिंकल हमारे लिए ग्रीन के भी साथ में आया, मतलब सबके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं, वो दोनों ही कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर बनता है, जब हम सिंगल कैरेक्टर पर बात करते हैं, जैसे हमने बात कर दी राउंड की और रिंकल की, तो इसमें एक ही कैरेक्टर हुआ ना। सिंगल कैरेक्टर पर बात करें, बोले शेप कैसा है सीट का, तो बोले राउंड है या रिंकल है। इनमें सेम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ये एक ही कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, मतलब एक राउंड बता रहा है एक रिंकल। इनमें जो डोमिनेंट होगा वो शो होगा, जो रिंकल होगा वो शो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कैरेक्टर अगर हम ले रहे थे यहां पर कलर का, तो कलर के कैरेक्टर्स में
और शेप के कैरेक्टर्स में आपस में एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसी को बोला था जनरली इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट लॉ, जो कि मेंडल ने दिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी, और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स करें, आप मेल डाल सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियोस डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में बना दी जाएगी। टिल देन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन द एंड अगेन आई से, पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विथ जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।